वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ बीकॉम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, वो भी सॉल्यूशंस के साथ बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को, आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेसन को। सो डेफिनेशन एंड प्री रिक्विजिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में भी इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स में से। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम समझें, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना आपके लिए ज़रूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मुराद सस्टेन और कंसर्टेड एक्शंस होते हैं पॉलिसी मेकर्स के और कम्युनिटीज़ के, ताकि प्रमोट किया जाए जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जाए, और जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है एक कंट्री की, और इसके अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एजुकेशन जो है उसके अंदर भी, और जो हेल्थ है उसके अंदर। इसके अलावा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो इनकम है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं उन तक जो है वो इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। जो प्री रिक्विजिट अगर हम देखें, इसके प्री रिक्विजिट यानी कि जो पहले से चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो प्री रिक्विजिट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो ऐसा होना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। और इसके अलावा एक साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का होना, पॉलिसीज़ भी अच्छी होनी चाहिए, और रिसोर्स का होना, और रिसोर्स के अंदर ह्यूमन और नेचर रिसोर्स दोनों आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्स भी अवेलेबल हो, साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी हो। ह्यूमन रिसोर्स को इनके लेबर वगैरह, और उनको ट्रेन किया जाए, अगर नहीं है वो ट्रेन तो उनको ट्रेन किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है, उनको स्किल जो है वो उनके डेवलप किए जाएंगे। अगर एजुकेटेड नहीं है तो उनको एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का होना, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो, और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशंस का होना, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इफ़ेक्टिवली काम करें और एफिशिएंसी भी हो। ऑब्वियसली बात है, सही वक्त पे सही डिसीजंस ले, सही तरीके से काम करें, जितने रिसोर्स जहाँ एलोकेट होने चाहिए उतने रिसोर्स वहाँ एलोकेट हो, और कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। अब चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, हम अपने कंट्री के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये प्री रिक्विजिट जो है वो क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि कई सारे हम देखते हैं चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमारे कंट्री को, जिसके अंदर गवर्नमेंट इश्यूज़ आते हैं, गवर्नेंस इश्यूज़ जो है हम देखते हैं, कई सारे हमें देखने में आते हैं। रिसोर्स की मिसमैनेजमेंट है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स तो बहुत से हैं, लेकिन उनकी जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट की जा रही है और रिसोर्स को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा होता है, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है हमारी जो इकोनॉमी कोलैप्स करने का, या इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ आने का। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है वो हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे यहाँ पर नहीं है, और जो लोग करते भी हैं इनोवेशन तो उनको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और उनका जो है वो उन लोगों को जो है ज़ाहिर बात है उनसे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया जाता। नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग यहाँ से चले भी जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें देखने में आती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो क्या रोक रही हैं डेवलपमेंट को, जो है वो इकोनॉमी को रोक रही होती हैं। इंश्योर करना इन कंडीशन को हेल्प करता है क्रिएट करने में एक एनवायरनमेंट जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहतर होता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर है, लेकिन ये दोनों अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में फ़र्क पाया जाता है। और एक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को हम समझते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ से मुराद क्या होता है? इंक्रीज इन अ कंट्री आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेजर बाय जीडीपी, यानी कि एक कंट्री के आउटपुट के अंदर जो इजाफा होता है, आउटपुट जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, जिसको जीडीपी के ज़रिए मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, नेशनल इनकम के अंदर। तो ये वही चीज़ है, यानी कि हो क्या रहा है कि जो एक साल के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अंदर जब इजाफा होता है तो उसको हम कहेंगे कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, उसको इकोनॉमी ग्रो करना कहेंगे हम। और ये जो क्वांटिटेटिव होता है, और ये नेसेसरीली तौर पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को रिफ्लेक्ट भी करे। लाजमी तौर पे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन लाजमी तौर पे ज़रूरी नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ असल में यही है कि जितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होंगे एक साल में, तो उतनी ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, सिंपल अगर हम कहें। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है एक क्वालिटेटिव है, और इसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं।
इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देखते हैं, इसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन भी आ जाती है, इसके अंदर बेटर हेल्थ केयर होती है और इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि इनकम चंद लोगों के हाथों में है, तो मतलब इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, इनकम इक्वालिटी हमें जो है वो देखने में आती है। तो एक इकॉनमी जो है वो डेवलप तभी होगी जब ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करें हमारे कंट्री के हिसाब से, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोकस ग्रोथ की तरफ हमें दिखाई देता है, डेवलपमेंट की तरफ हमें दिखाई नहीं देता। ग्रोथ की बात हो रही होती है ज़्यादातर। जो हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं या फिर जो भी फाइनेंस के जो भी एक्सपर्ट होते हैं, वो हम देखते हैं तो वो ज़्यादातर, यानी स्पेशली जो गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट से बाहर तो खैर जो होते हैं उनके तो खैर डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस के एक्सपर्ट होते हैं या फिर जो इकोनॉमिस्ट वगैरह आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर ग्रोथ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमने इतनी प्रोडक्शन की या इतनी जो है वो हमारी जीडीपी रही और ये वो डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे होते। फोकस जो है ज़्यादातर क्या होता है, ग्रोथ के ऊपर होता है, और उसी की वजह से डिस्पैरिटीज़ देखने में आती है, सोशल डिस्पैरिटीज़ और सोशल अनरेस्ट जो है वो हमें देखने में आता है। तो अगर हम ये दोनों को आपस में देखें तो यही चीज़ है कि जो डेवलपमेंट है वो असल में इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ग्रोथ के बेनिफिट्स हों, उसको ट्रांसलेट किया जाए बेटर लिविंग कंडीशन के अंदर तमाम सिटीजन्स के लिए। तो ऐसी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट के ज़रिए क्या होता है कि ग्रोथ ऐसी हो कि जो है वो बेटर लिविंग कंडीशन हो तमाम जितने भी सिटीजन्स हैं उन तमाम सिटीजन्स के लिए। नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर डेवलपिंग इकोनॉमी। अब जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी अभी तक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये डेवलप इकोनॉमी नहीं बनी, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अगर हम देखें, या किसी और भी डेवलपिंग इकोनॉमी की, हमारे जो नेबर्स के जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी ज़्यादातर जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो उसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली चीज़ तो ये कि लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन। हमें दिखाई देता है कि इनकम जो है वो लो है और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इसी वजह से जो है वो क्या होता है कि लो पर कैपिटा इनकम होती है, यानी कि जो एक एवरेज इनकम होती है, जो फ़ी का आमदनी होती है, वो हमें बहुत कम दिखाई देती है। और ये इसलिए भी हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही है, रिसोर्सेज को हम इतने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहे या डिस्कवर नहीं कर पा रहे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रो हो रही है। और ये भी चीज़ है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो वो पॉपुलेशन को हम जो है वो यूटिलाइज़ करने के बजाय होता क्या है कि वो पॉपुलेशन जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाती, और फिर ये होता है कि वो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो अनस्किल और अनएजुकेटेड रहती है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं, और इसी से फिर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और जो रिसोर्स एलोकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो असर होता है। 500 साल पीछे अगर हम देखें मेडिवल एरा के अंदर, तो यूरोप की भी सूरत हाल हमें कुछ इसी तरीके की हमें दिखाई देती है। यूरोपियन कंट्रीज़ की, स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी सूरत हाल भी कुछ इसी तरह थी। उसके अलावा ये कि एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस होती है। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, और इसी वजह से ये इकोनॉमी वल्नरेबल भी होती हैं जो इन्वायरमेंटल और जो मार्केट फ्लक्चुएशन आती हैं उसकी वजह से। अब आज का दौर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का या फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है, लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अभी तक वहाँ पर जो है वो उनकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो हम देखते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर रहती है। और अंडर डेवलप इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि रोड्स हो गए, यूटिलिटीज़, ये अक्सर जो है वो हमें अंडर डेवलप्ड ही दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पे भी हम देखें तो ये अंडर डेवलप्ड है। रोड्स की हम सूरत हाल देखें तो अक्सर शहरों के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर हम देखते हैं कि रोड्स की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और कराची की सूरत हाल अगर हम अभी देखें तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। एक वक्त था यहाँ पर भी, हम कह सकते हैं कि इस सदी की शुरुआत के अंदर हम देखें जो पहला डेकेड गुजरा है, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि रोड्स काफ़ी बेहतर हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा था। लेकिन अब हम दिखाई देते हैं पिछले डेकेड में और इस डेकेड में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल हम जो है वो देखते हैं। तो ये इसी चीज़ को दिखा रहे हैं हमें कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो है वो रोड्स का जो हाल है वो कितना बुरा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूटिलिटीज़ की हम देख लें, जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो भी हमें अंडर डेवलप दिखाई देती है।
यूटिलिटीज़ के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और गैस वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं, और हम देखते हैं कि इनका जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है इनका। बेटर होने के बजाय हमें इसके अंदर बेहतरी जो है वो दिखाई देती है, कभी कभी दिखाई देती भी है थोड़ी बहुत, तो फिर दोबारा से मामला जो है दोबारा हमें ख़राब दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से होता क्या है कि ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो यूटिलिटी के एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका नतीजा होता क्या है कि अब जो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा बैरियर है। एक तरफ तो घर वालों के लिए तो है ही मसला कि उनको बहुत ज़्यादा बिल जो पे करना पड़े, तो दूसरी तरफ जो बिजनेसेस हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मसला है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ तो कमर्शियल चार्जेस पे करने, ऊपर से ये भी है कि फिर उनके जब एक्सपेंस बढ़ेंगे तो जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में जब वो एक्सपोर्ट करेंगे अगर अपनी प्रोडक्ट्स को, तो उनकी प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट को लोग नहीं ख़रीदेंगे, उनको बायर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनकी जो प्रोडक्ट है फिर बाकी कंट्रीज से कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना होता है इन कंट्रीज़ के अंदर। हाई एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती है, और बेरोज़गारी दिखाई देने में एक तरफ तो गवर्नमेंट का जो फेलियर होता है वो तो होता ही है, साथ में लोगों का माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है। माइंडसेट इस तरीके से मैटर करता है कि लोग जो है वो बिज़नेस करने की तरफ नहीं जाते, ज़्यादातर पे लोग जो है वो जॉब्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। लोग जो है वो अब गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल जाए तो वो उसकी तरफ प्रेफर करेगा, अगर ना भी मिले तो वो प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हमें दिखाई देती है, एक बहुत ज़्यादा हमें जगह जगह लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से हमें नीचे दिखाई देते हैं, और फॉरेन एड के ऊपर हम देखते हैं कि रिलाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है ये फिर रिलायंस हो जाता है कि फ़ॉरेन एड आएगा तो उससे जो है वो इकॉनमी को बूस्ट जो है वो मिलेगा। ये तमाम कॉमन चैलेंजेस हम देखते हैं जो इकॉनमी जो है वो फेस करती है। रोल ऑफ़ नेचुरल रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो वाटर, मिनरल और एनर्जी, ये तमाम रिसोर्सेज आ जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, वाटर रिसोर्सेज जो है वो क्रूशल होते हैं सस्टेनिंग एग्रीकल्चर के लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है वाटर रिसोर्सेज। और ना सिर्फ इसके अंदर बल्कि एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी वाटर की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। फैक्ट्रीज़ में एक्चुअली अगर हम फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे भी वाटर की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एग्रीकल्चर जिसको बैकबोन कहा जाता है इकॉनमी का, तो यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा मिनरल्स जो होते हैं उनसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आती है। मिनरल रिसोर्सेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली तौर पर जो इकोनॉमिक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्सपेंशन होती है उसके अंदर मिनरल जो होती है, मादनियात वगैरह जो होती हैं वो। और एनर्जी पावर्स जो है, एनर्जी रिसोर्सेज जो होती है, एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये तमाम जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं जो कि एसेंशियल पावर है प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसी एनर्जी के ज़रिए फिर प्रोडक्शन की जाएगी, चीज़ें बनाई जाएगी, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। नीड्स फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अब जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, अच्छा इन तमाम रिसोर्सेज के साथ साथ अच्छी मैनेजमेंट, एक ऐसी मैनेजमेंट जो सस्टेनेबल हो, जो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट हो, वो ज़रूरी होती है, ताकि मुकाबला किया जाए जो भी मिस मैनेजमेंट हो रही है और जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इंश्योर किया जाए। नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, जो इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस की बात होती है, यानी कि हम लेबर की बात कर रहे होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी बात कर रहे होते हैं। और रोल ऑफ़ स्किल्ड लेबर, जो स्किल लेबर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ऐसे लेबर जिनके पास स्किल मौजूद है। और इनके स्किल का फ़ायदा क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, किस तरीके से होती है, प्रोडक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं इजाफा होता है, प्रोडक्टिविटी में इजाफा करते हैं, एफिशिएंसी के साथ ये लोग काम करते हैं, यानी कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, कम वक्त में ज़्यादा काम करते हैं और बेहतर काम भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वांटिटी विद क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, द प्रोड्यूस क्वांटिटी विद क्वालिटी।
और इसके अलावा इनोवेशन हासिल होते हैं स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि अगर स्किल एक एम्प्लॉई के पास स्किल नहीं है, एक टैलेंटेड एम्प्लॉई है या फिर एक जिसने एजुकेशन अभी रिसेंटली कंप्लीट की है अपनी कोई भी डिग्री वगैरह या कोई भी क्वालिफिकेशन वगैरह, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसे एम्प्लॉई के ऊपर काम किया जा सकता है। और ऐसे एम्प्लॉई की ये ऑर्गेनाइजेशंस की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे एम्प्लॉई की स्किल को डेवलप किया जाए, स्किल्स को पॉलिश किया जाए, क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉई जिसके अंदर पोटेंशियल है, जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है या फिर कोई टैलेंटेड एम्प्लॉई है, तो ईज़िली वो उसके स्किल्स को पॉलिश किया जा सकता है। उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट की और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो स्किल डेवलपमेंट भी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशंस की। और ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके ज़रिए स्किल्स को डेवलप किया जाए। सो इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, अब वही बात आ गई कि इन्वेस्ट किया जाए ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन हो जिसके अंदर दोनों तरह की एजुकेशन शामिल हो। अब एक ब्लेंड प्रोवाइड किया जाए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का दोनों का ब्लेंड प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक तरफ तो जो है वो थ्योरीज़ के ज़रिए एक माइंडसेट डेवलप हो और उसके अलावा प्रैक्टिकल के ज़रिए उन्हीं चीज़ों को जो सीखी हैं उनको अप्लाई किया जा सके। और हेल्थ जो है वो हेल्थ सेक्टर के अंदर भी काम किया जाए, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो है वो ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके लिए वर्क करना पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जितने ज़्यादा हेल्थी एम्प्लॉयज़ होंगे उतना ज़्यादा वो बेटर तरीके से काम करेंगे। और वोकेशनल ट्रेनिंग, बाकायदा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो इन तमाम चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट की जाए। ये क्रूशल होते हैं इम्प्रूव करने के लिए नेशंस की, कंट्री की जो ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी होती है। तो ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। गवर्नमेंट का भी काम होता है और जो इदारे हैं उनका काम है कि इसमें इन्वेस्ट करे और जो है वो ह्यूमन कैपिटल को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। सो कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंस की अब अगर हम बात करें, सो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बिल्ड करता है फिज़िकल और फाइनेंशियल एसेट्स को, जो कि ज़रूरी होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। अब इसमें जो गुड्स, जो चीज़ें बिल्ड की जाती हैं, फॉर्म की जाती हैं कैपिटल फॉर्मेशन में, उसमें मशीनरी, टूल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है। और इन तमाम चीज़ों को किया जाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो हासिल की जा सके। सो चैलेंजेस टू प्रोग्रेस, अब कई सारे चैलेंजेस हम देखते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती, ये चीज़ें होनी चाहिए और अक्सर लोगों को पता भी होता है ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो पाती हैं, उसकी कई सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि लो सेविंग रेट्स का कम होना। एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि सेविंग रेट्स का कम होना, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम देखते हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती, और इसी वजह से रुकावट होती है। ये चीज़ें जो है वो रुकावट बन जाती है कैपिटल फॉर्मेशन और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एफर्ट्स होती है उनके अंदर। नाउ द इम्पोर्टेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। सो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। अब एग्रीकल्चर जो है वो प्ले करता है ये जो एक लार्ज, इसका जो है वो पोर्शन है, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का जो है वो उससे जुड़ा है, एम्प्लॉई है, यानी कि वहाँ पर एक तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक तरह से एम्प्लॉई है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉई है, और सिग्निफिकेंटली तौर पे ये कंट्रीब्यूट करते हैं जो नेशनल जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि पीछे आपको बताया गया था। जीडीपी जो होती है टोटल वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, जिनको प्रोड्यूस किया जाता है विद इन अ कंट्री बाउंड्री। सो चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है हमें। तो उसकी पहली चीज़ है कि आउटडेटेड फार्मिंग मेथड, जो फार्मिंग मेथड्स हमारे यहाँ यूज़ किए जाएँ वो आउटडेटेड है, पुराने तरीक़ों से काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल मतलब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो हमें शायद ही कहीं दुनिया में दिखाई देता होगा। वाटर स्केर्सिटी, अब पानी की ही ज़रूरत है और एग्रीकल्चर के लिए, और हमें दिखाई देता है कि पानी की कमी हमें काफ़ी दिखाई दे रही है। अब उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं पानी की कमी के पीछे, कि वो इंटेंशनल है नहीं है, क्या है, वो एक अलग इशू है। और लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस, अब जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं उनको जो क्रेडिट अगर वो हासिल करना चाहते हैं, कहीं से भी वो फ़ंड्स हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है हम देखते हैं कि वो रुक जाती है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रुक जाती है। जितने भी फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बैरियर्स का, उनको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एग्रीकल्चर इसी वजह से हमारी जो है वो रुक जाती है।
सॉल्यूशन फॉर ग्रोथ, अब इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं जिनकी तरफ जाएँ तो ये इश्यूज़ को हल कर दिया जा सकता है। और इसी तरह से एग्रीकल्चर जब ग्रोथ करेगा तो उससे ही इकोनॉमी को बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट मिलेगा। पहली चीज़ तो है कि मॉडर्नाइजेशन की जाए, जितनी भी पुरानी तरह की चीज़ें हैं जिनका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जा रहा है उन तमाम को रिप्लेस किया जाए। जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, मशीनरी हैं, उन तमाम का इस्तेमाल किया जाए। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाए, ऐसे बैंक्स हों, ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि जिनके ज़रिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए फार्मर्स को, जितने भी एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं उनको। ये तमाम चीज़ें की जाएंगी तो इससे इम्प्रूव होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नाउ द कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कल्चरल मार्केटिंग, इससे इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग की हम बात करें सो इसमें क्या है कि पूल किया जाता है रिसोर्सेज को ताकि कलेक्टिव बेनिफिट्स के लिए। और इसी से क्या होता है कि इजाफ़ा होता है फार्मिंग की एफिशिएंसी के अंदर। एफिशिएंसी से मुराद यही है कि कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट होना, और वो भी क्वालिटी के साथ। और रिड्यूस होती है कॉस्ट भी, कलेक्टिव एफर्ट यानी मिल के किया जाता है सब। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस की हम बात करें सो इफेक्टिव मार्केटिंग इंश्योर करती है कि फार्मर्स रिसीव फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूविंग लिविंग लाइवलीहुड। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक बहुत चीज़ है कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग की जाए। एक तरफ फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको जो उसकी प्रोडक्ट हैं उसको जो है वो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के ज़रिए उसकी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो दिन रात मेहनत करके, तो वो उसको फेयर प्राइस जो है वो दिए जाएँ जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी प्रोडक्ट के, ताकि उसकी भी जो लाइवलीहुड है इम्प्रूव किया जाए, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव किया जाए फार्मर का। सो चैलेंजेस हम देखते हैं कि कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक तो पहला है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम देखें एग्रीकल्चर जहाँ पे मतलब जो एरियाज़ हैं, जो विलेजेस वगैरह है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो रही है, जहाँ पे फार्मर मौजूद है, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देता है। और मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन होती है यहाँ पर। फार्मर का प्रॉफिट बहुत कम कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो फार्मर का प्रॉफिट है वो कम किया जा रहा है और उसका प्रॉफिट जो है दूसरे लोग ले जाते हैं, यानी कि दूसरे लोगों को ज़्यादा हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो जाता है फार्मर के कंपैरिजन में, जैसे कि कमीशन एजेंट है या जो ब्रोकर वगैरह होते हैं। और एक लिमिटेड मार्केट एक्सेस हमें दिखाई देता है। सो अब पोटेंशियल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? इम्प्रूव किया जाए, पहली चीज़ तो है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, स्टोरेज को इम्प्रूव किया जाए। और जो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस है ये तमाम चीज़ें एम्पावर कर सकती है फार्मर्स को भी, और इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन है जो हो रही है दूसरे लोगों की तरफ से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ द चैलेंजेस एंड पॉलिसीज़ फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती है वो एसेंशियल है, और आज के दौर में तो बिल्कुल एसेंशियल है, ज़रूरत है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के अंदर। लेकिन कई सारे चैलेंजेस का हम देखते हैं सामना करना पड़ता है, जैसे कि एनर्जी शॉर्टेज का होना। हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह एनर्जी शॉर्टेज हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज तो पहले भी थी, वो और भी ज़्यादा हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा गैस की और पानी की भी शॉर्टेज अब हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस बन गया है, जहाँ एक तरफ घर में लोगों के लिए प्रॉब्लम है तो उस तरह इंडस्ट्री के लिए भी और भी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और एक और बड़ा चैलेंज ये है कि लैक ऑफ स्किल लेबर। एक तरफ लेबर की तो बहुत अवेलेबिलिटी, जॉब करने के लिए लोग मौजूद हैं, बेरोज़गार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन स्किल लेबर की हमें बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है। ऐसे लेबर अवेलेबल नहीं है जो स्किल हों, जिन्होंने अपने स्किल्स पॉलिश किए हुए हैं। और हमें ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं कि जो अपने स्किल्स को पॉलिश भी नहीं करना चाहते, और कई सारे लोग जॉब करने के बावजूद भी अपने स्किल्स को वो पॉलिश नहीं कर पाते और वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस तरह काम चल रहा है वो उसी तरह काम को वो चाहते हैं कि चलता रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें जो है वो काफ़ी देखने में आती है, और ये एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज है। और इसके अलावा कि इन एडिकेट फाइनेंसिंग है। अब एक तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं हमारे यहाँ पे जो बिज़नेस माइंड के लोग हैं और जो बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं और वो बिज़नेस कर भी सकते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग की कमी होने की वजह से उनको भी मजबूरन जो है वो जॉब की तरफ जाना पड़ता है। और ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो
रीज़न होती है ग्रोथ को रोकने का, क्योंकि अगर वो लोग अपने बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो ना सिर्फ वो अपना बिज़नेस करेंगे बल्कि वो दूसरे लोगों को भी जॉब प्रोवाइड करेंगे, और उससे जो वो जॉब जो है मार्केट के अंदर वो भी क्रिएट होंगे। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है वो किस तरह की हो सकती हैं। सो टैक्स इंसेंटिव्स का होना ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर शामिल होता है, यानी कि एक स्पेशल किस्म का रिलीफ होना टैक्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होना और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट होना गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे टेक्नोलॉजी के अंदर। ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रमोट करती है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को। सो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अगर हम रोल देखें तो स्मॉल स्केल और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाई जाती हैं, जो छोटे पैमाने पे जिनका काम होता है, ये भी क्रूशल होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी कई सारे लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं। और ये छोटी छोटी अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगती रहेंगी तो कई सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता रहेगा, और इसी तरह से लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। नाउ दी फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोजिशन अगर हम देखें हमारे कंट्री की, सो जो पाकिस्तान की मेनली एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल, और इंपोर्ट जो मशीनरी वगैरह की हम देखते हैं और ऑयल वगैरह की देखते हैं। तो इसी से हम जो है वो ट्रेड स्ट्रक्चर और जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी से उसको हम देख सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ टेक्सटाइल वगैरह को, और इम्पोर्ट हम कर रहे हैं क्या मशीनरी और ऑयल वगैरह को हम कर रहे हैं। और ट्रेड डेफिसिट का चैलेंज हम देखते हैं, ट्रेड डेफिसिट का सामना देखना पड़ता है हमें। ट्रेड डेफिसिट तब आता है जब इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, बाहर मुल्क से ज़्यादा सामान मंगाया जा रहा है लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो रही है, यहाँ से जो सामान बेचा जा रहा है बाहर वो कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ट्रेड डेफिसिट आता है। तो अगर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि फ़ॉरेन लोन्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब खसारा आ रहा है तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, उसका नतीजा निकलेगा कि लोन से उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद ये कि इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, अब किस तरह की इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रेटजीज़ की जाएँ, तो ये कि एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी इदारों की तरफ से भी, कि जो एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करे ऐसी इंडस्ट्रीज़ को, ऐसी फर्म्स को जो एक्सपोर्ट कर रही है। और इसके अलावा ये कि जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनको, उनके जितने भी कॉस्ट है उसको कम किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया और ये वाटर है, इनके जब कॉस्ट कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस कम होगी और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी फिर ज़्यादा जो वो सेल होगी। डाइवर्सिफिकेशन की जाए, किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड ना रहा जाए, एक इंडस्ट्री के ऊपर ना डिपेंड रहा, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो सके। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हों ताकि उससे फिर जो है वो ट्रेड के अंदर इजाफा हो और फिर परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और जो ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर कमी आएगी। नाउ द रोल ऑफ फॉरेन एड एंड एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इन दोनों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो फॉरेन एड और एफडीआई ये प्रोवाइड करते हैं जो वाइटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो ज़रूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, और इनेबल करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जब एफडीआई आती है किसी कंट्री से तो वहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है और उसी से डेवलपमेंट को बूस्ट मिलता है। रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस की हम बात करें तो एक्सेसिव जब डिपेंडेंसी होगी फॉरेन एड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही, तो उससे डेट एक्यूमुलेशन होगी, कर्जे में इजाफा होता चला जाएगा, जमा होता जाएगा कर्जा, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चैलेंजेस आएंगे, इनकी इकोनॉमी पर डिपेंड हो जाएगी दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर। क्रिएटिंग फेवरेबल इन्वायरमेंट, सो फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कैसे किया जाए, सो इफ़ेक्टिव यूज़ किया जाए एड को, जो भी एड आ रही है बाहर से प्रमोट किया जाए एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और इसके लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि पॉलिसी रिफॉर्म किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। नाउ द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अंदर जो वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होती है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का होना, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का होना, ये जो है वो ज़रूरी होता है, फंडामेंटल है, ये बुनियाद होती है स्मूथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी और ट्रेड एक्सपेंशन के लिए। ये तमाम, ये दोनों ही चीज़ों का ज़रूरी होता है, दोनों ही हो। कम्युनिकेशन से मुराद क्या है कि अपनी जो पैगाम है उसको पहुंचाना दूसरे तक। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता बल्कि इसके अंदर रिटन मैसेजेस भी आते हैं। बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर इसके अंदर टोटल कंप्लीट डिटेल जो है वो मौजूद है, जो बिज़नेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रोल की अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक्स और जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन करते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी, सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्पैक्ट की हम बात करें तो स्ट्रेंथन करना इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सेक्टर, ये क्या करता है, बूस्ट करता है ट्रेड को, इंडस्ट्री, और जो पूरी की पूरी डेवलपमेंट होती है एक इकॉनमी की।
इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेजर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पर्पस अगर हम देखें इकोनॉमिक प्लानिंग का, सो इसके अंदर सेट किया जाता है स्पेसिफिक गोल्स को। खास हमने गोल सेट कर लिया, नहीं ये नहीं होता कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, नहीं, खास हमने कर दिया कि हमारा ये गोल है, ये गोल है और ये गोल है। कुछ ख़ास मखसूस गोल हमने सेट कर दिए, जनरलाइज नहीं रहे कि हमने ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो सेट किया जाता है स्पेसिफिक गोल्स को, और फिर रिसोर्सेज भी उन्हीं के मुताबिक एलोकेट किए जाएंगे। इस गोल के लिए हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, इस गोल के लिए हमें इतने चाहिए, ताकि अचीव किया जाए जो नेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हैं उनको, वो भी इफ़ेक्टिवली तौर पर। पाकिस्तान का जो 5 ईयर प्लान है, इसको अगर हम देखें तो ये प्लान जो है इनका एम था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर और पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं। अब हमारी इकोनॉमी जो है मेनली एग्रीकल्चर पर है, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, और फिर जाहिर बात है पॉवर्टी रिडक्शन भी होगी। लेकिन चैलेंजेस जो है वो फेस किए जब इम्प्लीमेंट किया गया, और उसी की वजह से हम देखते हैं कि जो सक्सेस थी उसको लिमिट लग गई और वो चीज़ ना नहीं हो सकी। अब फ्यूचर फोकस एरिया की अगर हम बात करें, तो जो फ्यूचर इकोनॉमिक प्लान है उसका जो एम्फेसाइज है वो क्या होना चाहिए। एक तो सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, सस्टेनेबल हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस हो, और जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इसी तरह से होगी कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, उनके स्किल्स पॉलिश किए जाएँ, और जहाँ पर भी उनको फाइनेंस की फ़ंड्स की ज़रूरत है वो उनको प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि ग्रोथ हासिल जो है वो की जाए। तो ये थी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन हो, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और बीकॉम के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।